हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले इस वीडियो में संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 2 का यूनिट नंबर 4th वीडियो लेक्चर है, यूनिट 2 का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो यूनिट 2 है इसका चौथा और अंतिम वीडियो लेक्चर होने वाला है। इस क्लास में हम बात करेंगे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, जिसके बाद ये इकाई खत्म, उसके बाद हम तीसरी इकाई पर जंप कर जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और विषय की वीडियो भी अपलोड हो गई है जो कि है शिक्षा में समाज एवं जेंडर मुद्दे, उसका भी हमने क्लासेस सीक्वेंस वाइज स्टार्ट कर दिया। यानी अब दिन में 2 क्लासेस आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आपको पढ़ाई और जल्दी हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संज्ञान अधिगम और बाल विकास इस विषय के इकाई 2 और क्लास नंबर 4th, जो कि हमारी अंतिम क्लास भी होने वाली है इस इकाई की। इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, इसके पहले इकाई 1 के पूरे 5-6 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। वो सब नहीं देखा तो जाके चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़िए सेशन से। स्वागत है सभी का बहुत बहुत। जैसे इस सेशन से जुड़ रहे हैं सबसे पहले भाई लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। जिनको नहीं पता है तो हम बता दें, हम संज्ञान अधिगम बाल विकास द्वितीय वर्ष का विषय उसे हम पढ़ा रहे हैं। इकाई 1 कंप्लीट हो चुकी है, इकाई 2 चल रही है, उसमें भी आज आखिरी क्लास है इकाई 2 की। इसके बाद इकाई 3 चालू हो जाएगा। जो लोग पहले की वीडियोस नहीं देख पाए जाके प्लेलिस्ट चेक करना, दिख जाएगा। इसके पहले हमने बात की थी तो भाई टोटल जो इसका ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसका जो अंक विभाजन है कुल 15, यानी इकाई 2 से कुल 15 अंक आपको मिल सकते हैं। इस इकाई 2 का नाम था बचपन में अवधारणा और चिंतन की प्रक्रिया। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहां से बचपन में अवधारणा और चिंतन की प्रक्रिया, यह इस इकाई का नाम था, ध्यान रखिएगा, इकाई नंबर 2। ठीक है, अब इस इकाई से ब्लूप्रिंट के एक हल्का सा जानकारी लेते हैं, तो बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे चैनल से फटाफट वीडियो से। ठीक है, तो यहां से बहुविकल्प यानी एमसीक्यू आते हैं कितने, टोटल 3 मार्क्स के। यहां से लघु उत्तरीय यानी कि एक प्रश्न आता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आता है 1 यानी 3 नंबर का। फिर दीर्घ एक आता है प्रश्न 4 नंबर का भी आता है और एक 5 का भी आता है, यानी एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक मार्क्स के 3। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15। तो इस हिसाब से पूरे 15 अंकों की ये इकाई हो जाती है। ये इसका अंक विभाजन है, ब्लूप्रिंट है। अब ये समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरू करते हैं अपने सही विकल्प चुनने के ऊपर और सीधा सीधा हम इसके सही उत्तर के ऊपर बढ़ते हैं और सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? चिंतन की सबसे बड़ी पहचान, जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग होती है, उसके सबसे बड़ा मतलब पहचान क्या है, कैसे पहचान सकते हो, सबसे बड़ी निशानी क्या है? तो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? विचार, कल्पना या संप्रत्यय या फिर समस्या समाधान। भाई चिंतन से समस्या का समाधान होता है, हम पहले भी जानते हैं, तो सही उत्तर होगा द, समस्या का समाधान। तो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? भाई समस्या का समाधान करना। बात करें दूसरा, तो चिंतन में निम्नांकित प्रणालियों में से कौन सी शामिल है? भाई ये जो 4 प्रणालियां दी हैं, इनमें से कौन सी प्रणाली चिंतन में आती है? ठीक है, क्या संश्लेषण चिंतन में आता है? हाँ भाई आता है। विश्लेषण, हाँ ये भी आता है। अमूर्त कारण, ये भी आता है। हाँ मतलब तीनों आते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी द, यानी कि ये 4 जो आपको दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा तीनों, संश्लेषण, विश्लेषण, अमूर्तकरण, ये तीनों जो विधियां हैं, तीनों जो प्रणालियां हैं, ये चिंतन में ही आती हैं, याद रखिएगा। या आपको पूछ दे, मान लो ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ना पूछे, आपको 3 नंबर के लिए कुछ पूछे सवाल कि चिंतन की निम्न प्रणालियों के बारे में बतलाइए या कुछ प्रणाली के बारे में बतलाइए, तो चिंतन की 3 प्रणाली बता लिख देना, संश्लेषण प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, अमूर्तकरण प्रणाली। ये 3 प्रणालियां हैं किसकी? चिंतन की। इसलिए हमेशा कहता हूं कि पहले छोटे क्वेश्चन शुरू करो, यानी ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखोगे तो इससे बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लिख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला। तो अगला है, चिंतन में पहला सोपान निम्न में से कौन सा है? चिंतन में जो सोपान होते हैं, सोपान मतलब कारक, तो उसमें से कौन से कारक हैं सबसे पहले इसमें से? ठीक है, तो इसमें से कौन सा भाई है? प्रत्यय और भूल, विश्लेषण और संश्लेषण, अंतर्दृष्टि, समस्या सुलझाव। हमने क्या देखा भाई, यहां पर पूछा निम्न में से कौन सा। समस्या तो चिंतन का समाधान निकालता है ना, समस्या सुलझ जाती है चिंतन से। फिर अंतर्दृष्टि, भाई आगे थोड़ी देख पाते हैं। प्रत्यय और भूल नहीं, तो सही जवाब क्या होगा? ये होगा हमारा विश्लेषण और संश्लेषण। प्रयत्न करना भी नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये जो सोपान की बात हो रही है वो विश्लेषण और संश्लेषण। सही उत्तर ब, कौन सा भाई? सही उत्तर ब है, यानी ना द सही है, ना अ सही है, ना स सही है। हमारा सही उत्तर है विश्लेषण और संश्लेषण। बढ़ते हैं अगले की तरफ। चिंतन का परिणाम निम्न में से कौन सा है? यानी चिंतन करने से क्या परिणाम निकलता है? ठीक है भाई, उससे प्रयत्न और भूल, उससे भूल हो जाती है चिंता करने से? नहीं। विश्लेषण और संश्लेषण हो जाता है? भाई संश्लेषण तो सब लोग करेंगे, विश्लेषण तो करोगे, सोचोगे तो। चिंतन का परिणाम क्या निकलता है? सोचने से क्या होता है? सोचने में आपको विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, सोचने का प्रयत्न करना,
ठीक है, अंतर्दृष्टि यानी सोच रहे हो तो आप कुछ कहीं और चीज इमेजिन कर रहे हो, यानी ये सब तो सोचने का समय ही होता है, लेकिन ये सब करने के बाद क्या होता है, समस्या सुलझ जाती है ना। सही जवाब क्या होगा, समस्या सुलझाओ। तो चिंतन का परिणाम क्या है, समस्या सुलझ जाती है, नए हल निकल आते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, मानव चिंतन के विकास में अहम का संप्रत्यय निम्न में से किस आयु में आरंभ होता है। अहम मतलब होता है भाई ईगो, ईगो का मतलब भाई घमंड, या बोल दिया जाए कि अहम, मैं, अपनी भावना के मतलब मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मानव चिंतन के विकास में अहम का संप्रत्यय निम्न में से किस आयु में, किस उम्र में बच्चे के अंदर मैं वाली फीलिंग आ जाती है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं ऐसी वाली। तो 6 माह में, 3 वर्ष में, 7 वर्ष में, 14 वर्ष में। कब आ जाती है भाई, 6 माह में। याद रखिएगा 6, यानी बच्चा हमेशा रोने लगता है, उसको लगता है मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, मैंने मम्मी सारे काम छोड़ के मुझे ही खिलाए, मुझे ही साथ लेकर आए, देखा होगा आपने। तो उसको लगता है मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी काम मुझे ही करना चाहिए, उसे छोटे बड़े की कुछ समझ नहीं होती। तो 6 माह की उम्र में अहम का संप्रत्यय बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है, इस आयु में, ध्यान रखिएगा। अगला, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है। तर्क जो होता है वो किस प्रकार की प्रक्रिया। भाई पहले तर्क को समझ लो। तर्क मतलब क्या, किसी टॉपिक के ऊपर बहस करना, ये ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक के ऊपर बहस करना ही क्या, तर्क कहलाता है। ठीक है, तो वही बात यहां हो रही है। तो तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है, स्मृति का जटिल रूप है, अवधान का जटिल रूप है, चिंतन का जटिल रूप है, अभिरुचि का जटिल रूप है। भाई साहब चैप्टर क्या है, चिंतन, तो सवाल का जवाब क्या होगा, चिंतन से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा सही उत्तर स, चिंतन का जटिल रूप है। तर्क जो है किसका जटिल रूप है, चिंतन का। तो ध्यान रखना, तर्क अगर पूछे आपको तो तर्क इक्वल्स टू क्या, चिंतन। तर्क का मतलब क्या है, चिंतन। तो तर्क मतलब क्या है भाई, सिंपल चीज, और उसका जटिल चीज देखा जाए तो चिंतन। तर्क जो है चिंतन का ही जटिल रूप है, ये ध्यान रखेंगे, याद रखिए, रट ही लीजिए इसको कि भाई चिंतन का जटिल रूप तर्क है, या तर्क का जटिल रूप चिंतन है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है। चिंतन के जो बहुत सारे प्रकार होते हैं उनमें से कौन सा नहीं पहचानना आपको, कौन सा नहीं ये पहचानना है। तो आगमनात्मक चिंतन, भाई ये तो होता ही होता है। फिर अभिवृत्त्यात्मक चिंतन होता है कि नहीं होता, बाद में देखते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये भी चिंता होता है, इस टाइप की भी चिंता करनी होती है। आगमनात्मक, निगमनात्मक तो सेम ही है, आपको पता ही होगा, एक साथ बोले जाते हैं। जैसे संश्लेषण विश्लेषण एक भाग है, वैसे आगमनात्मक निगमनात्मक भी सेम है। तो आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ये तीनों प्रकार की चिंताएं हैं, ऐसी चिंतन होती है, ऐसी सोच होती है, ऐसी थिंकिंग होती है। पर ये अभिवृत्त्यात्मक चिंतन ये हमने नहीं देखा, तो सही उत्तर हमारा होगा अभिवृत्त्यात्मक चिंतन। ये सारे तो सही जवाब है, ये चिंतन नहीं है एक्चुअल में। ध्यान से सवाल को पढ़ो, कई बार स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, फट से पढ़ते हैं इनमें से कौन सा चिंतन का प्रकार है, तो प्रकार नहीं है बोला है, प्रकार है नहीं, कौन सा नहीं है। अगर प्रकार है बोलता ना तो ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता, तीनों चिंतन के प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, विशेष से सामान्य तक पहुंचने की तार्किक प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब आप विशेष से सामान्य की ओर पहुंचते हैं तब उस प्रकार की जो तार्किक प्रक्रिया होती है, जो लॉजिकल जो प्रोसेस होती है, वह क्या कहलाती है, उसे क्या हम कहते हैं। तो क्या वह निगमनात्मक चिंतन कहलाती है, भाई देखते हैं। फिर आगमनात्मक चिंतन कहलाती है, भाई पहले बता चुका हूं कि आगमनात्मक और ये निगमनात्मक कभी अकेले नहीं रहेंगे, दोनों साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो अब दोनों या इनमें से कोई नहीं, भाई दोनों, याद रखिएगा दोनों। तो सही उत्तर होगा स, यानी निगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, ये दोनों प्रकार के चिंतन जो है ये क्या है, ये तार्किक प्रक्रिया से है भाई। इनको विशेष से सामान्य की ओर पहुंचा देते हैं सोच को, यानी कोई चीज बहुत विशेष मान रहा है तो इसको बहुत सोचेंगे तो सामान्य एकदम सिंपल प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे। हाँ भाई ये प्रोसेस खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन से चिंतन से, आगमनात्मक चिंतन से और निगमनात्मक चिंतन से, दोनों चिंतन से विशेष से सामान्य तक पहुंच सकते हैं तर्क करते हुए। और याद रखना, मेरा सवाल एक ट्रिक हमेशा याद रखना जो मैं बोल रहा हूं कि कभी भी आगमनात्मक और निगमनात्मक अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए हमने उत्तर क्या दिया, अ और स दोनों, यानी दोनों उत्तर हमारे सही हो रहे थे। अगला, मानवीय चिंतन निम्न में से किस प्रकार का विशेष रूप से निर्भर करता है। मानव जो है चिंतन में से किस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, किस पर सबसे ज्यादा निर्भर होता है। यानी इंसान को अगर चिंतन करना है तो उस चिंतन में वो सबसे ज्यादा किस चीज पर निर्भर करता है, किस पर आधारित होता है उसका चिंतन। भाषा के ऊपर, सोचने के लिए भाषा बहुत जरूरी है। व्याकरण, भाई व्याकरण दो, अब व्याकरण क्यों नहीं हो सकता, सही जवाब देखो, किसी भी उत्तर का मतलब ये ऑब्जेक्टिव का, वस्तुनिष्ठ का हल करते समय दो टेक्निक होती है। पहली टेक्निक, आपको सही जवाब पता हो फट से टिक कर दो। दूसरी टेक्निक कि आपको जो पता है कि ये तो सही जवाब नहीं है, यानी गलत जवाब पता हो कि ये गलत है, इनको तो नहीं होगा, तो बच गया सही, तो ऐसे ही करते हैं। तो भाई व्याकरण की जरूरत है ही नहीं। जब आप चिंता करते हो मतलब सोचते हो तो ग्रामर लगा के सोचते हो क्या, शुद्ध रूप से सोचते हो क्या, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता।
है ना। भाषा के बिना भी चिंतन किया जा सकता है। जो बच्चे भाषा बोलना नहीं जाते वो भी मन में कुछ ना कुछ तो सोचते हैं ना। भाषा किसी को नहीं भी आती है तो भी सोच सकते हैं। जानवर भी तो भाई कोई भाषा नहीं जानता पर सोचता है। तो चिंतन के लिए भाषा और विज्ञान इन दोनों की आवश्यकता, भाषा और व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और विज्ञान, भाई विज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती। सोचने के लिए साइंस की क्या जरूरत है। एक अनपढ़ आदमी जिसे विज्ञान का कुछ भी नहीं पता, कुछ पढ़ाई नहीं की उसने, साइंस कुछ भी विज्ञान नहीं पढ़ा, तो क्या वो सोच नहीं सकता? बिल्कुल सोच सकता है। यानी कि भाई इसमें सबसे ज्यादा निर्भर किस पे करता है? तर्कशास्त्र पे। ध्यान रखो, ठीक है। मानव चिंतन पर विशेष रूप से निर्भर करता है तो तर्कशास्त्र पर, लॉजिक के ऊपर, है ना। ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ये सारी चीजें सोचता है। यानी तर्कशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये भाषा नहीं भी रहे तो भी सोच पाएंगे, व्याकरण ना रहे तो भी सोच पाएंगे, साइंस ना रहे तो भी सोच पाएंगे, लेकिन बिना तर्क के आप सोच ही नहीं सकते। ऐसा क्यों तो क्यों, वैसा क्यों तो क्यों। मान लो जो बच्चे, टीचर ने बता दिया कि भाई इंडिया को ही भारत बोलते हैं, तो सब लोग मान लेंगे हाँ सर इंडिया को भारत बोलते हैं। पर कोई बच्चा ऐसा, कोई सोचेगा नहीं, कोई सवाल नहीं उठा रहा, पर कोई बच्चा खड़ा होकर बोलेगा, सोचेगा सर इंडिया को भारत ही क्यों बोलते। जैसे चीन, चाइना, अमेरिका को हिंदी इंग्लिश दोनों में अमेरिका, तो इंडिया को इधर भारत क्यों, इधर भारत क्यों, इधर इंडिया क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा लॉजिक पूछ सकता है। तो तर्क रहेगा तो ही आप चिंतन कर पाओगे, ध्यान रखना। अगला, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रोसेस है, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज थिंकिंग। चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो भाई ये शारीरिक प्रक्रिया है, शरीर से सोचते हो क्या? नहीं, दिमाग से, तो ये तो सही होगा ही नहीं। परफेक्ट। फिर साधारण आत्मिक प्रक्रिया, आत्मा से, और बहुत सिंपल चीज है क्या? नहीं भाई, सोचना कोई एकदम साधारण चीज थोड़ी है, तो ये भी गलत होगा, सोचना कॉम्प्लेक्स चीज है। तीसरा, साधारण मानसिक प्रक्रिया, आम आदमी, नॉर्मल इंसान थोड़ी सोचता है, जिसको थोड़ी समझ होती है, जिसके अंदर तर्क होता है वही सोचता है, तो ये साधारण मानसिक प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो चिंतन क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। उत्तर याद रखना, चिंतन भाई क्या है? तो चिंतन एक जटिल है, ध्यान रखना, जटिल मानसिक प्रक्रिया। ये जटिल भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन है, और मानसिक भी है, और प्रोसेस तो है ही, प्रक्रिया है। तो चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये होगा हमारे 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो पहला, चिंतन का सबसे पहला चरण क्या होता है, या चिंतन का सबसे पहला चरण का किस चीज का उत्पन्न होना। भाई चिंतन का सबसे पहला चरण समस्या का उत्पन्न होना है। भाई समस्या नहीं होगी तो सोचोगे कैसे? आपके सामने जब तक कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो सोचोगे कैसे? मान लो आपकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, तो आप डेली जैसा करते हो वैसा कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा में फेल हो गए, या जैसे ही मान लो आप, ऐसा कभी ना हो, भगवान करे कभी ना हो, नहीं होगा भी, क्योंकि यहां से पढ़ रहे तो फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे। और मान लो कभी परीक्षा में आपको कुछ ऐसा कि आपको फीस भरनी, एग्जाम फीस, और आप एग्जाम फीस नहीं भर पा रहे, पैसा नहीं है, तो फिर सोचोगे। अगर पैसा होता फट से उठाते भर देते, सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन पैसा नहीं है तो बैठ के सोचोगे कहां से पैसे का इंतजाम होगा, कहां से जुगाड़ होगा। तो समस्या आएगी तभी जाके सबसे पहले आप चिंता करोगे। दूसरी बात, चिंतन का विकास बालक के किस अवस्था में हो जाता है। चिंतन का विकास बालक में वर्ष की किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है ना, कितने साल की रूप स्टार्टिंग हो जाती है। तो वैसे तो ये 1.5 वर्ष की, याद रखिएगा, 1.5 वर्ष की आयु से 1.15 है ना, सॉरी 1.5, 1.5 साल की आयु में बालक में जो चिंता है वो शुरू हो जाती है। ध्यान रखेंगे, 1.5 साल की अवस्था में बालक में और जो चिंता है वो शुरू हो जाती है, चिंता करना स्टार्ट कर देता है, सोचने लगता है कि वो क्या है। आप देखा ना, बच्चा जब पूछता है पापा वो क्या है, उसको बैठ के ध्यान से घूरेगा। जैसे मान लो कोई अजनबी घर में आ गया, अजनबी, तो बच्चा उसको बहुत ध्यान से घूरेगा, पहचानने की कोशिश करेगा, पर पहचान नहीं पाएगा। तो चिंता कर रहा है, मन में सोच रहा है ना। ठीक। अगला, चिंतन का जटिल रूप है भाई क्या? तर्क। तर्क ही है जो चिंता का जटिल रूप है। अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना, तर्क चिंतन का जटिल रूप है। अभी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में पढ़ा। अगला, मानव चिंतन किस पर निर्भर करता है। भाई मानव चिंतन हमारे मस्तिष्क पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखेंगे। मानव चिंतन किस पर निर्भर करता है? तो हमारे भाई ये मस्तिष्क पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हमारी क्षमता पर निर्भर करता है ना, मस्तिष्क पर या बुद्धि पर, ये ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। वैसे तो ऑप्शंस लिख कर आते हैं, तो उस ऑप्शन में से कोई एक चुन के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बट अगर ऑप्शन नहीं आए तो आप यहाँ से जो सही लोगे, मस्तिष्क बुद्धि एक ही है, लिख सकते हैं। अब कौन सी जटिल मानसिक प्रक्रिया है? तो भाई चिंतन। अभी तो हमने पढ़ा जस्ट ऑब्जेक्टिव में, चिंतन एक क्या है? जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, चिंतन का सबसे पहला चरण समस्या का उत्पन्न होना ही है। दूसरा, चिंतन का विकास बालक के 1.5 वर्ष की आयु में
हो जाता है, इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, शुरू होता है, विकास पूरा नहीं होता, वहां से विकास शुरू होता है। तीसरा, तर्क ही चिंतन का जटिल रूप है। फिर मानव जो है चिंतन मस्तिष्क बुद्धि पर ज्यादा निर्भर करता है और चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर इस इकाई से, और यहां से हमारे इकाई नंबर 2 कंप्लीट। अब अगली क्लास जो आएगी आपको इकाई 3 की आएगी, संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 3 की फर्स्ट क्लास लेकर आएंगे, और फिर हम शिक्षा में समासी एवं जेंडर मुद्दे उसका भी वीडियो ला चुके हैं, आप देखेंगे उसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। यानी दिन में आपको 2-2 क्लासेस मिलते जाएंगे बढ़िया से तैयारी करने के लिए, 2-2 विषयों की अलग से। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले बता दूं, जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया वो हमारा संपूर्ण सत्र 2023-24 का भाई कोर्स जरूर परचेस करो। इसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम, नई शुरुआत दे सके और दूसरों से आगे निकल के बेस्ट परसेंट बना सके मेरिट लिस्ट में। क्योंकि भाई ये डीएलएड जिंदगी भर नहीं देना है, जिंदगी में एक बार परीक्षा देना है, पास करना, और एक बार में ही मेरिट ऐसा बना लो कि मान लो कभी आपको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर बाउंड्री पास भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? भाई बहुत फर्क पड़ता है। मान लो मैं हूं और तुम हो, हम दोनों ने भर्ती परीक्षा दी और हम दोनों के 100 नंबर आ गए और पोस्ट एक ही खाली है, बताओ किसको लेंगे? तो जिसका डीएलएड में परसेंटेज ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना भाई। तो इसी प्रकार से होता है। या फिर कभी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती निकलती है, नवोदय विद्यालय की भर्ती निकलती है, केवीएस की भर्ती निकलती है, तो वहां सीधा सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप सीटेट या एमपीटेट क्वालिफाई करके हो और आपका डीएलएड में परसेंटेज दूसरों से ज्यादा है तो आपको सीधा वहां सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, अच्छे परसेंट बनाने के लिए पढ़ो, इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए कोर्स की तैयारी पूरे डिटेल में करो, पूरे नोट्स परचेस करके, लाइव क्लासेस अटेंड करके, पीआईक्यूज देख के, वीडियो लेक्चर देख के, सबसे ही तैयारी करो, तभी जाके दूसरों से आगे निकल पाओगे, वरना तैयारी तो सब कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोर्स परचेस करने इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, संपर्क करें, कोर्स की इंफॉर्मेशन ले, दिए गए नंबर आपको कर सकते हैं। और आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो नए नए न्यूज नोटिफिकेशन के लिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे भी, वहां भी नोटिफिकेशन न्यूज मिलते रहती है। साथ ही साथ चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो, और प्रीवियस ईयर के सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।